दोस्तों, सेंगोल यानी राजदंड का मसला अभी ख़त्म ही नहीं हुआ था। एक और खबर आ रही है कि कल जब नए पार्लियामेंट का उद्घाटन होगा तो उसके लिए विशेष रूप से चेन्नई से 21 पुजारियों को बुलाया जा रहा है। और वे पुजारी क्या करेंगे? वे पुजारी उस सेंगोल को, उस राजदंड को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपेंगे। तो क्या ये राजतंत्र स्थापित होने जा रहा है? और जिस तरह से राजतंत्र के दौर में होता था, हालांकि सेंगोल के लिए जो कहानी गढ़ी गई है कि वो माउंटबेटन ने जवाहरलाल नेहरू को सौंपी थी और उसके बाद ये सत्ता हस्तांतरण का वो सुनहरा क्षण बना था। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर पूरी खबर चलाई गई, जबकि सच्चाई ये है कि इस सेंगोल के सत्ता हस्तांतरण के साथ कोई संबंध नहीं है। वो एक गिफ्ट था जो माउंटबेटन ने दिया था और इसीलिए प्रधानमंत्री नेहरू ने उसे इलाहाबाद के संग्रहालय में रखवा दिया था। लेकिन नरेंद्र मोदी, जिनका ख्वाब, जिनके आरएसएस का ख्वाब इस देश में हिंदू राष्ट्र का रहा है, वे अब धीरे धीरे तमाम उन प्रतीकों के जरिए हिंदू राष्ट्र को स्थापित करने के लिए क्या तैयार हो रहे हैं? क्या उन्होंने ऐसी प्रक्रियाएं शुरू कर दी हैं? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष है, ऐसे में नई संसद के उद्घाटन के अवसर पर तमिलनाडु से 21 पुजारियों को बुलाने का क्या मतलब है? क्या ये संसद कोई मंदिर है? क्या संसद का उद्घाटन कोई धार्मिक अनुष्ठान है, इसलिए बुलाया जा रहा है? मुझे लगता है कि इसके खिलाफ पूरे देश को अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए कि क्यों ऐसा हो रहा है। क्या इसे उसी मनुवादी वर्णवादी व्यवस्था में इस देश को चलाने की साजिश हो रही है जो आरएसएस ने 1925 में अपनी स्थापना के समय जो सपना देखा था? मुझे लगता है कि आरएसएस के ये मंसूबे पूरे होने वाले नहीं हैं, लेकिन वो जो प्रतीकात्मक रूप से चीज़ें हो रही हैं, इसका प्रतिरोध भी ज़रूर किया जाना चाहिए। अब मैं थोड़ा सा इस कल के उद्घाटन के समय पर जिन पुरोहितों को, जिन संतों को बुलाया जा रहा है, उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। दरअसल पिछले वर्ष तमिलनाडु की सरकार ने एक प्रथा को प्रतिबंधित किया था और वो प्रथा थी पटना प्रवेशम। दरअसल वहाँ के जो धर्मपुरम अधीनम है, जिसको हिंदी में अगर हम कहें तो वो शैव मंदिर हैं, शैव मठ हैं। और शैव मठ ही नहीं, वैष्णव मठ भी उस प्रथा के समर्थन में आ गए थे जिसे स्टालिन की सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया था। वो प्रथा क्या थी कि जब मठ का मठाधीश बनाया जाता है तो उस समय चांदी का मुकुट धारण करके पालकी में बिठा करके उनको लाया जाता है। ये प्रथा, जिसके लिए ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने दावा किया कि ये पेरियार के समय भी चल रही थी और स्टालिन के पिता के समय भी ये प्रथा चल रही थी, इस पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया? दोस्तों, पिछले वर्ष जब इस प्रथा पर प्रतिबंध लगा था, दरअसल उस समय तमिलनाडु के तमाम जातियों ने इसको लेकर के प्रतिरोध किया था कि इस तरह की जो पटना प्रवेशम की प्रथा है, इसको बैन कर दिया जाए, क्योंकि इसमें उसी वर्णवादी मानसिकता, उसी सामंतवादी मानसिकता, उसी ब्राह्मणवादी मानसिकता का वो प्रचार दिखता है। और इसीलिए स्टालिन सरकार ने लोगों की भावनाओं की कद्र करते, उनकी डिमांड को मानते हुए पटना प्रवेशम पर प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन तमिलनाडु में चूंकि भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक रूप से सक्रिय होना है, अभी तो कर्नाटक के रिजल्ट ने उनके लिए दक्षिण का दरवाज़ा बंद कर दिया। अब वो तमिलनाडु की तरफ देख रहे हैं और इसीलिए पिछले दिनों तमिल संगम का आयोजन हुआ वाराणसी में, जिसमें बहुत सारे तमिलनाडु के ब्राह्मणों को बुलाया गया था। और उसके बाद ये भी सुनने में आ रहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार तमिल प्रचार सभा जगह जगह बनाने के उसमें मंसूबे पाल रखे हैं उसने, और ये योजना पर काम वो लोग कर रहे हैं। तो तमिलनाडु में भी जो अगड़ी जातियां हैं, अव्वल तो उनकी संख्या वहाँ पर बेहद कम है, लेकिन आरएसएस और बीजेपी उन सवर्ण जातियों में
अपनी लीडरशिप को स्थापित करके और जो वैष्णव और शैव मठ हैं उनका समर्थन हासिल करके वहाँ पर हिंदुत्व की राजनीति करने की पूरी साजिश रच रही है। हालांकि राजनीति करना कोई गलत चीज़ नहीं है, लेकिन जिस ढंग से धर्म का और मठों का सहयोग लिया जा रहा है और दुष्प्रचार किया जा रहा है, इसीलिए मैं उसको एक साजिश के तौर पर देख रहा हूँ। इसमें एक बड़ी भूमिका अदा की थी तमिलनाडु के राज्यपाल एन आर रवि ने, और वो स्टालिन सरकार के खिलाफ जिस तरह से खड़े हैं, उस समय स्टालिन ने भी और तमाम मुख्यमंत्रियों ने भारत में जो संघवाद है, जो फेडरलिज्म की अवधारणा है, जो प्रदेशों की अपनी स्वायत्तता का सवाल है, इसको लेकर के मुखर विरोध भी किया। लेकिन जो RN रवि हैं वे लगातार मोदी सरकार के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये जो चाहे पटना प्रवेशम का मामला हो, चाहे ये सेंगोल का मामला हो, ये जो 21 पुजारियों को बुला करके कल संसद भवन में सेंगोल को नरेंद्र मोदी धारण करेंगे, वो राजतंत्र की एक प्रथा हो सकती है, उसे लोकतंत्र में कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता। और इसीलिए मुझे लगता है कि इस देश के बहुजनों को खास करके, इस देश के अल्पसंख्यकों को खास करके इसका प्रतिरोध करना चाहिए। और प्रतिरोध उसी लोकतांत्रिक ढंग से सोशल मीडिया के जरिए वो और ट्विटर फेसबुक के जरिए वो इस प्रतिरोध को दर्ज कर सकते हैं, क्योंकि इस देश में लोकतंत्र ही चलेगा, संविधान का ही राज होगा। इस देश में कोई राजदंड नहीं हो सकता है। राजकीय चिन्ह पहले से सारनाथ का वो चिन्ह मौजूद है जो सम्राट अशोक के समय का है। तो क्या ये उस पूरे मौर्य वंश के साथ, उस पूरे शाक्य वंश के साथ और बहुजनों के अपने बौद्ध धर्म और उसकी आध्यात्मिकता, उसके संदेश के खिलाफ ये हिंदुत्व की राजनीति वो काम कर रही है। और इसीलिए सेंगोल जैसी प्रथा को पुनर्जीवित किया जा रहा है, राजतंत्र की प्रथा को। और उसमें भी मुश्किल ये है कि तमाम साधु संतों को ला करके, मतलब पूरा हिंदू राष्ट्र का एक तरह से ये पूरा नमूना तैयार किया जा रहा है। लेकिन इस देश का बहुजन इस बात को कतई एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसके विचारों में बाबा साहब के वे अल्फाज अभी भी गूंजते हैं कि इस देश में अगर हिंदू राष्ट्र होता है तो वो बहुजनों के लिए बहुत बड़ी आपदा साबित होगी। इसलिए इसे किसी भी कीमत पर रोका जाना चाहिए। और इसीलिए मुझे लगता है कि बाबा साहब अम्बेडकर उस समय इस चुनौती को समझ गए थे कि हिंदुत्व ही इस देश में लोकतंत्र और संविधान के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित होगा। और इसीलिए उन्होंने 1956 तक आते आते बौद्ध धर्म को स्वीकार करके बहुजनों के लिए एक सीधा संदेश दे दिया था कि इस हिंदुत्व का अगर कोई मुकाबला कर सकता है तो बुद्धिज्म कर सकता है। और आज उस बुद्धिज्म की धार्मिक और आध्यात्मिक शक्ति के साथ, उस संदेश के साथ जो अम्बेडकरवाद है, वो 21वीं शताब्दी में हिंदुत्व के बढ़ते हुए खतरे का सामना कर रहा है। और इसीलिए आप देखिएगा कि बहुजन इस समय सबसे बड़ी शक्ति के रूप में, प्रतिरोध की शक्ति के रूप में वो खड़ा हुआ है। और यही कारण है कि कांग्रेस जैसी पार्टी को सामाजिक न्याय की राजनीति पर आना पड़ रहा है। और उसमें खास करके मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी जिस बुलंदी के साथ सामाजिक न्याय की राजनीति को सामने रख रहे हैं, वो मुझे लगता है कि बहुजनों के ही इस पूरे सोशल मीडिया के और उस पूरे तंत्र का दबाव है, जिसके चलते कांग्रेस पार्टी भी सामाजिक न्याय की राजनीति की बात कर रही है। अब देखना यह है कि जब 20 विपक्षी दल इस पार्लियामेंट के उद्घाटन का विरोध कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि ये विरोध अपनी जगह और ज़्यादा पुख्ता होता है जब ये 21 पुजारियों को बुला करके सेंगोल का मोदी को प्रदान किया जाएगा। ऐसे में इन विपक्षी दलों की जो भारत के संविधान को लेकर के, लोकतंत्र को लेकर के, संवैधानिक मूल्यों को लेकर के जो भावनाएं हैं वो और ज़्यादा मजबूत साबित हो रही हैं। और इसीलिए इस देश के बहुजनों को, दलितों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को, उनको एकजुट होकर के विपक्ष के इस मुहिम का सहयोग करना चाहिए। और इस देश में जो हिंदुत्व की फासिस्ट राजनीति है, जिसे उस पूरे धार्मिक कर्मकांड के साथ उस संसद को धर्मनिरपेक्षता और संवैधानिक मूल्यों से जो अलग करने की साजिश हो रही है, उसका पुरजोर तरीके से उसका जवाब देना चाहिए। और इसलिए मुझे लगता है कि ये जो
21 पुजारियों को लाने की साजिश है, उसे नेस्तनाबूद करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।